न्यूज 18 उर्दू में आप सभी का खैर मकदम। खास बात तेलंगाना में आज हम बात करेंगे तेलंगाना बजट में एनपीआर की। तेलंगाना असेंबली के जारी बजट सेशन के आखिरी मरहले में शहरियत तरमीमी एक्ट और एनपीआर के खिलाफ करारदाद की मंजूरी मुतवक्के है। हाल ही में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने सीएए पर अपनी राय का इजहार करते हुए इससे मुताल्लिक अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया था। अवाम में तजस्सुस है कि क्या तेलंगाना हुकूमत महज करारदाद पर इक्तफा करेगी या फिर सीएए को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेगी। रियासत में हुक्मरान जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति के लीडर्स को यकीन है कि सीएए पर तेलंगाना असेंबली की करारदाद तारीख साज होगी। चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में काबीना के इजलास में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर करते हुए मरकज से इस कानून से दस्तबरदारी इख्तियार करने की दरख्वास्त की थी। ऐसी उम्मीद भी की जा रही है कि तेलंगाना हुकूमत सीएए के खिलाफ न सिर्फ असेंबली में करारदाद मंजूर करेगी बल्कि इसके बाद चीफ मिनिस्टर एनपीआर को भी रुकवाने के इकदाम करेंगे। लेकिन राज्यसभा में जिस तरह से अपोजिशन का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि एनपीआर को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि शहरियों के एनपीआर फॉर्म में यानी डी यानी डाउटफुल सिटीजन लिखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि यह अमित शाह का राज्यसभा में सिर्फ बयान है, सरकारी गजट नहीं कि मान लिया जाए। मतलब एनपीआर का पेज अभी भी फंसा हुआ है। आखिर अवाम अब करे तो करे क्या? ऐसे में रियासती हुकूमत क्या कुछ इकदाम उठाती है, देखने की बात होगी। मसला यही है कि तेलंगाना की अवाम सेंसस और फिर एनपीआर दो चीजें सामने हैं और जिस तरह से एनपीआर के खिलाफ आवाज पूरे तेलंगाना में उठ रही है कि एनपीआर का दूसरा रुख एनआरसी है। एनपीआर होगा तो एनआरसी होना तय है, तो इसीलिए एनपीआर के साथ साथ सेंसस को भी रोक दिया जाए, रोका जा सकता है। कई लोगों का तो कहना है कि सेंसस को टाला जा सकता है, कुछ देर के लिए रोका जा सकता है। लेकिन एनपीआर का क्या होगा? क्योंकि एनपीआर को लेकर सरकार का जो रुख है यानी मरकजी हुकूमत का, अमित शाह का जो रुख है वो साफ देखने को मिला। वो यही कहते हैं कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के ये एनपीआर हो रहा है तो क्या दिक्कत है। लेकिन अपोजिशन का यही मानना है कि एनपीआर असल में एनआरसी है, एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वहीद अहमद एडवोकेट, लीडर टीआरएस से, मुश्ताक मलिक साहब, कन्वीनर जॉइंट एक्शन कमेटी अगेंस्ट सीएए, और साथ ही हमारे साथ होंगे शुजात अली साहब, तर्जुमान तेलंगाना कांग्रेस पार्टी। आप तीनों मेहमानों का खैर मकदम है। तेलंगाना में जिस तरह के हालात हैं, एक तरफ कोरोना वायरस की तलवार जो है लटकी है, आज सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं और भी कुछ इकदाम का ऐलान होगा। इस बीच एनपीआर को लेकर जो बातें राज्यसभा से निकल कर आई हैं, अभी भी पेज जो है फंसा हुआ है। शुजात अली साहब, कई सरकारों ने एनपीआर को के खिलाफ करारदादें पास कर ली, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया गया, लेकिन तेलंगाना सरकार सिर्फ भरोसा दिला रही है और उम्मीद यही है कि वो भी करारदाद पास कर लेगी। लेकिन क्या तेलंगाना सरकार करारदाद पास कर लेती है तो क्या समझे तेलंगाना की आवाम कि एनपीआर का मामला टल गया है? जिलानी साहब, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, पूरे हिंदुस्तान में इसकी मुखालिफत की जा रही है। अभी देखिए तमिलनाडु जिसमें जो है एआईडीएमके की हुकूमत है और वो बीजेपी के साथ साझेदार है, तो वहाँ पर भी ये फैसला किया गया है कि एनपीआर की मुखालिफत की जाएगी असेंबली में। तो साफ जाहिर हो रहा है कि पूरे मुल्क में एक राय आमा बन रही है। तो वो जो राय आमा बन रही है वो एक बहुत बड़ी ताकत है जमहूरियत में। बीजेपी के अलाइज भी करारदादें मंजूर करने का ऐलान कर चुके हैं। बिहार में ये बात हो चुकी है, तमिलनाडु से ये बात आ चुकी है, ममता बनर्जी ने बंगाल में कर दिया है, आपने दिल्ली में कर दिया है।
तो आप देखिए हर तरफ झारखंड में भी बात हो गई है, तो हर तरफ मुखालिफत का एक दौरा है और जो आवाम चाह रही है वही होगी और बीजेपी को शिकस्त होगी। जी, हमारे साथ वहीदुद्दीन एडवोकेट भी हैं टीआरएस का जो है पक्ष रखने के लिए। वही साहब, जब मरकज और रियासतों के दरमियान किसी मामले पर इख्तलाफ होते हैं तो आर्टिकल 131 का सहारा लेते हुए इस मामले को रियासती हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट का जो है रुख करने की बात केसीआर कर भी चुके हैं। तो क्या करारदाद पास करने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी? फिलहाल तेलंगाना की आवाम को क्या मैसेज दे रही है तेलंगाना की आवाम? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं न्यूज़ 18 नेटवर्क के तमाम ज़ायरीन को मेरा सलाम और इंतज़ामिया को भी मेरी तरफ से सलाम। खुसूसन तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और हुकूमत तेलंगाना का स्टैंड बिल से लेकर, जब बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया तब से लेकर आज तक साफ और खुला है। खुसूसन अब जो हमारे असेंबली का जो बजट इजलास भी जारी है उसमें भी मेरी रियासत के वजीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने साफ तौर पर यह कह दिया, ना सिर्फ इसके खिलाफ करारदाद मंजूर की जाएगी बल्कि एनपीआर पे भी स्टे लगाया जाएगा। अगर जरूरत महसूस होगी, जरूरत नहीं बल्कि इंशाल्लाह जरूर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। और जहां तक हो सके 1 अप्रैल से काम शुरू होना है, तो क्या 1 अप्रैल से जो काम होना है उसको सरकार ने रोका है कि नहीं? क्योंकि वक्त कम है ना। एक दो दिन में आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। इंशाल्लाह पूरे ऑर्डर्स भी जाएंगे इंशाल्लाह। तेलंगाना में एनपीआर नहीं होगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बड़ा बयान आपका। टीआरएस में एनपीआर नहीं होगा के तर्जुमान की टीआरएस लीडर की तरफ से इसको तस्वुर किया जाएगा। मुश्ताक मलिक साहब, एक बड़ी तहरीक आपने चलाई है, आप सीए के खिलाफ जो है एक बड़ा आपका बैनर रहा है हैदराबाद में। सवाल यह है, असेंबली में सिर्फ करारदाद मंजूर हो तो क्या काम चल जाएगा? कितना फर्क पड़ सकता है? मरकजी सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए कहां तक कोशिश करनी चाहिए रियासत को? मुश्ताक मलिक साहब। देखिए, जहां तक कि करारदाद का मसला है, खाली करारदाद से एनपीआर स्टेटमेंट नहीं रुकेगा जी। एनपीआर को रोकने के लिए आपको स्टेट में, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि सेंसस और एनपीआर दोनों को स्टे करना पड़ेगा। स्टे के माने ये हैं कि आप मरकजी सरकार को लिखें कि हमारी रियासत में एनपीआर और सेंसस का काम नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे अवाम नाला है और अवाम की शहरियत के ताल्लुक से अवाम फिक्रमंद है। ये आपने जो रूल्स रेगुलेशन भिजाए हैं उस पर रियासती हुकूमत आपसे ताउन नहीं कर सकती, आप पुराने फॉर्म को भिजाएं। ये है। खाली अगर रेजोल्यूशन आ जाता है या चंद्रशेखर राव साहब ने जिस तरह से असेंबली में खिताब किया एनपीआर को लेकर, उसका हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन उस खिताब से, उस ऐलान से या फिर एक रेजोल्यूशन मजम्मती आने से एनपीआर स्टेट में नहीं रुकेगा। एनपीआर को रोकने के लिए बाज़ाब्ता आप मरकजी हुकूमत को एक लेटर स्टे का भिजाना पड़ेगा कि हमारे स्टेट में हम इसको कंडक्ट नहीं करेंगे। आप मजम्मत करेंगे तो मजम्मत जरूर दर्ज की जाएगी, लेकिन एनपीआर नहीं रुकेगा। वही बात मरकजी हुकूमत में अमित शाह ने पार्लियामेंट में कही है कि अमित शाह ने कहा है कि हम समझिए कि एनपीआर पर कोई डाउटफुल सिटीजन का टैग नहीं लगाएंगे किसी भी सिटीजन को। जबकि आप देखेंगे कि जुलाई का जो ऑर्डर है मरकजी हुकूमत का, एनपीआर और एनपीआर इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ एनआरसी, उसमें बाकायदा डायरेक्टिव्स हैं एनपीआर के कि कहां डी लगाया जाएगा, कौन लगा सकता है, एक तहसीलदार कैसे लगा सकता है, न्यूमरेटर के क्या राइट्स हैं, ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर को जब तक के रोल बैक नहीं किया जाएगा तो मोदी साहब भी पार्लियामेंट में कहने से कुछ नहीं होगा। तो उसी तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में खाली रेजोल्यूशन लाएंगे तो एनपीआर नहीं रुकेगा। एनपीआर को रोकने के लिए स्टे ऑर्डर चाहिए। आपका चीफ सेक्रेटरी एक लेटर लिखे डायरेक्टर ऑफ सेंसस को, मरकज को, कि हमारी स्टेट में एनपीआर और सेंसस नहीं होगा। यह तरीकेकार है। और एक बात मैं आपको, आपके नाजरीन को बता दूं कि आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की, कल ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग भी हुई। हम 18 तक टाइम दे रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को
जी स्टेट असेंबली इस पर स्टे लाए, अगर नहीं लाएगी तो 19 को हम समझिए असेंबली चलो का कॉल दिए हैं, पूरे तेलंगाना से असेंबली का घेराव करेंगे। नहीं, लेकिन मसला यही है सर, मरकज और रियासत के बीच जो है पेच फंसा है। रियासत चाहे कुछ भी कर ले, जब तक मरकज इन तमाम चीजों को रियासत के मान नहीं लेती, तब तक क्या वाकई रियासत के पास इतनी ताकत, इतनी कुव्वत है कि वो अपने तौर पर अपनी रियासत में रोक लगा ले? क्योंकि मरकज, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मरकज को जब तक आप दरख्वास्त नहीं करेंगे, आप बताएंगे नहीं कि हम ताउन नहीं करेंगे, तो फिर मसला यह है कि मरकज का रिएक्शन भी फिर आएगा इस पर। जरूरी नहीं है कि आपकी बात मान ली जाए। मुश्ताक साहब जी देखिए, इंडिया इज ए फेडरल स्टेट, ये रियासतों के अपने पावर हमारे पास इंडिया में हैं, और मरकज के किसी भी ऑर्डर को अगर ओबे करती हैं तो वो रियासत की मशीनरी करती है जी। रियासत उसमें ताउन करती है। बगैर रियासत के ताउन के ना सेंसस हो सकता है, ना एनपीआर हो सकता है, ना एनआरसी हो सकता है। मरकज अपनी फोर्स को लाकर यहां पर एनपीआर एनआरसी नहीं करा सकती। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट का ताउन जरूरी है, और स्टेट का एक अपना पावर होता है, और स्टेट इज ए इलेक्टेड बॉडी जी। स्टेट को अवाम ने चुना है, तो अवाम की मर्जी के मुताबिक स्टेट मरकज को लिख सकता है, फैसला कर सकता है जी। जैसे कि टाडा के केसेस थे जी, तो टाडा को बहुत सारे स्टेट्स ने टाडा को एक्सेप्ट नहीं किया और टाडा को लागू नहीं किया अपने स्टेट्स में। ठीक, तो साबिक में बहुत से नजायर ऐसे हैं, ठीक, उस पर सारी तफसीलात में जाना नहीं चाहता। स्टेट के पास पावर है कि मरकज के ऑर्डर को वो स्टे करके मरकज को रेक्टिफिकेशन के लिए कहे। तो ये एक स्टेट के लिए नहीं होगा, पूरी यूनिफॉर्मिटी 28 स्टेट और समझिए कि जो मरकजी जेरे इंतजाम इलाके हैं, यूनियन टेरिटरीज है, उन सब के लिए मरकज को एक फिर से नई पॉलिसी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, और ऑलरेडी कई स्टेट ने एनपीआर को और सेंसस को स्टे किया, लेकिन बताया यह जा रहा है कि तेलंगाना की रियासत या केसीआर इस मौकफ में नहीं है। कुछ पेचीदगियां हैं कानून की, जिसकी वजह से ये वक्त लग रहा है। क्या वाकई ये चीज है या वो कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? एक तरफ राज्यसभा में अमित शाह का बयान, फिर इधर असेंबली में केसीआर का बयान। लोग सिर्फ बयान सुनकर किसी हद तक मुतमईन जरूर हो रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के इख्तिताम के बाद अपोजिशन लीडर ने जिस तरह से कहा कि बयान पर हम भरोसा नहीं कर सकते। जवाब साहब। जिलानी साहब एक सेकंड में बात कर दूं, माफ करना जी जी। सिर्फ एक बात याद रख लें, आपके नाजरीन तक बात पहुंचा रहा हूं, इनके बयानात पर इस वजह से भरोसा नहीं किया जा सकता। ये 92 में सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दिए थे, कल्याण सिंह गवर्नमेंट थी, हल्फनामा दिए थे कि बाबरी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी जी। और फिर समझिए कि सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में हल्फनामा दिया गया, यह एश्योरेंस दिया गया कि साहब हम मस्जिद का तहफ्फुज करेंगे। उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं। और अभी दिसंबर में होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में बहुत खुलकर कहा है कि मुल्क के एक एक इंच पर एनआरसी होगा और एनपीआर फर्स्ट स्टेप होगा, और मरकज की साइट्स पर भी ये है। अब इसके बाद इनके बयानात पर कहां भरोसा किया जा सकता है जी। इनको ऑर्डर पास करना पड़ेगा जी। माफी चाहता हूं शहजाद साहब, ऑर्डर पास करना जरूरी है, गजट निकाला जाए, गजट में तरमीम हो। देखिए, एक बहुत ही सिंपल बात है, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, मरकज के क्या इख्तियारात हैं अपनी जगह पर है, रियासत के जो इख्तियारात हैं अपनी जगह पर है। किसी कॉन्फेडरेशन में एक पार्टी नाराज हो तो दूसरी पार्टी को बातचीत की टेबल पे आना पड़ेगा। और मेरा दावा है कि जो इस वक्त हिंदुस्तान में जो एक माहौल बना है इस कानून के खिलाफ, ये जरूर कामयाब होगा, इसमें दो राय नहीं है। अगर रियासती हुकूमत इनकार करती है कि हम इस पे अमल नहीं करेंगे, मरकज क्या कर सकता है? मरकज सदर राज नहीं ला सकता। सदर राज लाना कोई मस्खरापना नहीं है जी। हमारे हाथ में सरकार है, हम आपको गिरा देंगे, ये नामुमकिन है। हिंदुस्तान की जो मजबूती है वो जमहूरियत की वजह से है। जमहूरियत अगर नहीं होती तो हम ये लेवल पर जो है ना एहतजाज कर सकते थे, ना असेंबलियों में करारदाद पास कर सकते थे। यस सर हमको कहना पड़ता था। हमारी जमहूरियत यस सर वाली नहीं है, हमारी जमहूरियत प्रोटेस्ट वाली है, गलत बात को गलत कहने वाली है और गलत आदमी को हटाने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका जो तर्क यहाँ पर रखा गया है, लेकिन मसला यही है कि तेलंगाना में प्रोटेस्ट ही नहीं करने दिया जाता है। छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद
तेलंगाना में प्रोटेस्ट क्यों नहीं होता, सरकार प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती, प्रोटेस्ट की बात करने वाले केसीआर अब तक खामोश क्यों हैं? ब्रेक के बाद तो खास बात तेलंगाना में हम बात कर रहे हैं तेलंगाना में एनपीआर की। एनपीआर को लेकर जो तर्क, जो बातें यहां हो रही है, सरकार कितनी मुस्तहकम है अपने काम को लेकर, क्या कुछ करेगी। 3 मेहमान हमारे साथ हैं। वहीदुद्दीन एडवोकेट टीआरएस की तरफ से। वहीद साहब, जिस तरह से मुश्ताक मलिक साहब ने जो तजवीजें दी, क्या कुछ कर सकती है सरकार और क्या करना चाहिए, और शुजात अली साहब ने जो बातें यहां रखी है, क्या लगता है जो आपने भी कहा कि 1-2 दिन में पता चल जाएगा, किस तरह के इम्कानात दिख रहे हैं कि तेलंगाना की आवाम कुछ मुतमईन हो जाए तेलंगाना की सरकार से? हमारा स्टैंड, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का स्टैंड और तेलंगाना हुकूमत का साफ है और हम इसके खिलाफ हैं। इंशाल्लाह इसके खिलाफ जो हो सकता है, और खुसूसन जब अजमेर जाने से पहले मैंने खुद मेरे वजीर आला से जब बात किया तो ना सिर्फ वो स्टे लगाएंगे बल्कि करारदाद मंजूर करेंगे, बल्कि में मुल्क की सतह पर तमाम रियासतों के सेकुलर माइंडेड लोगों को लेकर वो एक बड़े पैमाने पर तहरीक का इरादा रखते हैं। ना सिर्फ इरादा बल्कि बीजेपी की मरकजी सरकार पर एक बहुत बड़ा दबाव, एक प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं। ये इनका साफ स्टैंड है और इस तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का ये एनपीआर, एनआरसी और सीए को देख लीजिए, आप हमारे स्टैंड को देख लीजिए। जब पार्लियामेंट में बिल रखा गया तब भी हमने इसकी मुखालिफत में वोट दी और अब तक भी हम उसके खिलाफ हैं और उसके मुखालिफ रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं भाई साहब, ये कहा जा रहा है कि कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं जिसकी वजह से सरकार जो है बहुत धीरे धीरे कदम उठा रही है। क्या ऐसी पेचीदगियां हैं, क्या ऐसा मामला है कि मरकज की तरफ से रियासत पर उल्टा दबाव बन सकता है? अब ये हालात तो हर रियासत में पेश आ रहे हैं, जैसे कि मगरिबी बंगाल है जी, वैसा तेलंगाना रियासत में भी मरकज क्योंकि बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ बीजेपी सरकार बनी है, कोई दूसरे सेकुलर पार्टी उसकी तायद की हुकूमत नहीं है और ये एक जमात की मुकम्मल तौर पर हुकूमत है जी। तो इसके लिए अब इन पे दबाव बनाना, बोले तो पूरी रियासतें एक खिरारदाद मंजूर करना, लेकिन ये मरकजी सरकार रियासतों पर दबाव बनाने का इरादा रख रही है और ना सिर्फ दबाव बल्कि कुछ अड़चने भी पैदा करना चाह रही है, जिसका आपको भी अंदाजा है। मैं खुले तौर पर उसको नहीं बता रहा हूं क्योंकि मरकज की सरकार रियासत के विज़रा और रियासती हुकूमत को एक बहुत बड़े जाल में फंसाने का शुबा है इसमें। जी शुजा साहब, जिस तरह से मुश्ताक मलिक साहब ने कहा कि जो नोटिफिकेशंस आए थे, जो गजट जारी हुआ था, वो पहले से तयशुदा है, बयानों से कुछ काम चलने वाला नहीं है, तो ऐसे में अब रियासत के अवाम क्या अपने तौर पर कोई कदम उठा सकते हैं? क्योंकि सरकार अगर कहीं बेबस हो जाती है रियासत की, तो अवाम के लिए क्या मैसेज होगा, क्या मशवरा होगा कांग्रेस की तरफ से? आपने देखा कि जब मिलियन मार्च का एहतमाम किया गया था तो वो मिलियन मार्च मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तेलंगाना की तहरीक में भी नजर नहीं आया और ये साबित हो गया कि मुसलमान बेवकूफ नहीं है, खामोश रहने वाले नहीं हैं, वो हक परस्त हैं और हक के लिए चाहे कितने ही केसेस उनके पर डाले जाएं वो पीछे नहीं हटेंगे। शाहीन बाग भी इसी बात का मजहर है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिसने ये ऐलान किया था कि वो 1 इंच भी नहीं हटेगी, आज बातचीत की ऑफर दे रही है। गुलाम नबी आजाद को, हमारे लीडर को, अमित शाह ने कहा कि मैं प्रायोरिटी बेसिस पे आपको अपॉइंटमेंट दूंगा, आप आइए, क्लियर कीजिए। मुसलमानों के खिलाफ अफवाहें फैल रही, गैर जरूरी अफवाहें फैलाकर उनको परेशान किया जा रहा है, उनका ये दावा था, लेकिन सच्चाई अपनी जगह पर है और हम सब इस बात की वकालत करते हैं कि राइटिंग में जो है दिया जाए, राइटिंग में किया जाए। लेकिन एक बात अमित शाह ये भी कह रहे हैं पार्लियामेंट में कि सीए के ताल्लुक से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि शहरियत देने वाला है, लेने वाली इसमें कोई क्लॉज, कोई लाइन नहीं है, कोई बता दे मुझे आज यहीं पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा पार्लियामेंट में कि सीए के ताल्लुक से जो गुमराह किया जा रहा है ये शहरियत लेने वाला कानून नहीं है, तो इस तरह का वावेला क्यों किया जा रहा है? यानी कहीं ना कहीं मरकजी सरकार अपनी बात पर अटल है, जो वो करना चाहती है करेगी। तब ऐसे में रियासती सरकारें और अवाम क्या कुछ कर सकते हैं मरकज के सामने?
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो मामला है का बहुत ही सिंपल है। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ये क्या बात है? आपको दूसरे मुल्कों के माइनॉरिटीज से बहुत प्यार हो जाता है, लेकिन अपने ही मुल्क की माइनॉरिटीज को आप कुचलते हैं। ये क्या इंसाफ है? ये क्या जमहूरियत है? ये तो एक बड़ा मजाक है, भोंडा मजाक है। आपको बांग्लादेश के माइनॉरिटी से प्यार है, आपको अफगानिस्तान के माइनॉरिटी से प्यार है, आपको पाकिस्तान के माइनॉरिटी से प्यार है, लेकिन आपको अपने हिंदुस्तान की जो मुस्लिम माइनॉरिटीज है उनसे कोई प्यार नहीं है। ये जमहूरियत है या आप क्या बताना चाहते हैं? क्या मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने का ख्वाब देख रहे हैं आप? ये नामुमकिन है। आपको आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। जमहूरियत के जो पिलर्स हमारे हैं उनके एहसास को अपने जहन में रखना होगा और सही सिमत में सही फैसला करते हुए हिंदुस्तान के ताने बाने को बिखरने से बचाना होगा, वरना यही कहना पड़ेगा कि तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। जी मुश्ताक मलिक साहब, मैंने एक बयान देखा सोशल मीडिया पर, किशन रेड्डी जो कि ममलिकती वजीर है, उनका यह कहना है कि ठीक है आपके घर पर कोई आएगा, डाउटफुल लिख देगा, इस तरह के खदशे आपको लगते हैं तो आप एनपीआर की साइट पर जाएं, आपको जो बताना चाहते हैं बताएं, जो नहीं बताना चाहते हैं आप न बताएं, आपकी मर्जी है, आपको पूरा हक है, आप जो जानकारी देना चाहते हैं दें, जो नहीं देना चाहते हैं न दें। इतनी क्लैरिटी के बावजूद भी क्या कोई चीज रह जाती है? देखिए, जानकारी जो देना है वो दें, जो नहीं देना है न दें। तो फिर आप एनपीआर क्यों करा रहे हैं? फिर आप एनपीआर के बाज़ाब्ता एक जिन सवालों को लेकर आम आदमी को डाउट लगता है कि ये जानकारी दूंगा तो कुछ हो सकता है। सवालों को देखिए, पिछली बार जो जानकारियां दी थी आप वही दे दें। नहीं, जिलानी साहब जी, नहीं, मसला इस वक्त समझिए कि सवालों का नहीं है जी, मसला इस वक्त नीयत का मसला है कि मरकजी हुकूमत की नीयत क्या है। कोई भी कानून जब बनता है, देखिए टाडा बना पोटा बना, तो उसमें नीयत का बहुत बड़ा दखल था। तो उसी तरह ये एनपीआर का जो मसला है, ये एनपीआर का मसला नीयत का मसला है जी। आपने पूरी कुव्वत से मुल्क को एक मैसेज दिया कि एनपीआर इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ एनआरसी। अब आप जानकारी दें या जानकारी न दें, मतलब कुछ क्वेश्चंस को आप बोलें, कुछ क्वेश्चंस को न बोलें, तो एनपीआर तो कंडक्ट हो गया जी। अच्छा, वंस एक एनपीआर कंडक्ट हो गया तो एनआरसी के लिए रोड मैप आपने बना दिया जी। तो एनआरसी के लिए रोड मैप बना दिया, तो फिर समझिए कि इतने करोड़ एनआरसी से बाहर हो जाएंगे जी। अगर एनपीआर कंडक्ट नहीं होता है तो एनआरसी को आप नहीं जा सकते विदाउट एनपीआर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की जरूरत है। लेकिन फिर सरकार ये क्यों कह रही है कि एनआरसी का ड्राफ्ट है ही नहीं है हमारे पास, एनआरसी पर कोई बात ही नहीं हो रही है, एनआरसी के बारे में सरकार ने कुछ सोचा ही नहीं है। नहीं, तो फिर ये क्यों बोला जा रहा है? देखिए जी, देखिए बेसिकली बात यह है कि किसने कहा आप ड्राफ्ट तैयार कर लिए एनआरसी का? किसने कहा कि आप डेट तय कर दिए एनआरसी की? आज एनपीआर हो रहा है, आप 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद, अभी ये गवर्नमेंट को मजीद 4 साल बचे हुए हैं जी। तो 3 साल के बाद आप एनआरसी करेंगे। और आप अमित शाह के पूरे इंटरव्यूज को देख लीजिए आप जी, जो समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उन्होंने दिया जी। और फिर पार्लियामेंट की तकरीर भी देख लीजिए, दिसंबर 9 को जब कैब आया पार्लियामेंट में जी, तो उन्होंने कहा कि एनपीआर इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ एनआरसी और मुल्क के एक एक इंच पर एनआरसी होगा। बिल्कुल। तो असल नीयत का मसला है, सवाल क्वेश्चंस का नहीं है, नीयतों का मसला है। बिल्कुल वही साहब, इस वजह से हम मरकजी सरकार के जो शुरुआती बयान है और अब जिस तरह के बयान है, अपोजिशन बात करने का जो है, अब सवाल उठ रहा है, बात करने के लिए वो दावत देते हैं, ऐसे मुतजाद मामलात मरकजी सरकार के सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में आप वैसे टीआरएस लीडर कहें या फिर तेलंगाना की अवाम को, चाहे तेलंगाना की सरकार जो कदम उठाना है वो उठाएगी, वो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तेलंगाना के अवाम को आप क्या तजवीज करेंगे, क्या मशवरा देंगे कि एनपीआर में लोग साथ आए या नहीं? क्योंकि इसकी मुखालफत करने की बात हो रही है। मुख्तसर, अभी आपने एक क्वेश्चन भी कहा था कि अमित शाह के जो सीए सिटीजनशिप देने वाला कानून है जी, लेकिन जो सीए भी रखा गया था उसमें एक कम्युनिटी का जिक्र नहीं किया गया था। बिल्कुल। अगर आप सिटीजनशिप देना ही चाह रहे तो मुस्लिम लफ्ज को क्यों ऐड नहीं करें आप?
क्वेश्चन ये था, क्योंकि अमित शाह ने बार बार बीजेपी के लीडर जैसे कि किशन रेड्डी है, सब ये बता रहे हैं कि सिटीजनशिप देने वाला कानून है, जी। तो फिर मुस्लिम को क्यों देने वाला नहीं है, जो इस मुल्क में रहते हैं, जो इस मुल्क में पैदा हुए। ठीक है, और जहां बिल्कुल। तक वो बात आप ये आपने बताइए, जो एनपीआर में कहा- तेलंगाना की अवाम पार्टिसिपेट हो या नहीं? मैं खुले तौर पर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सरबराह और इस रियासत के वजीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब ने खुद साफ तौर पर कह दिया कि मेरे पास भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक। और मैं भी तेलंगाना आवाम को मेरी पार्टी के सरबराह के राह पर चलते हुए मैं ये अपील करूंगा कि हम ठीक। कोई कागज एनपीआर के लिए आने वालों को नहीं दिखाएंगे। और इस रियासत बहुत में बहुत शुक्रिया आप NPR तीनों नहीं होगा। मेहमानों का। बहरहाल जैसा कि वहीदुद्दीन साहब ने कहा कि थोड़ा वक्त दीजिए, 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगी तस्वीर कि तेलंगाना के अवाम को क्या कुछ करना है एनपीआर के लिए। आदाब।